नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम इग्नू के सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस के। आज हम यूनिट 2 को शुरू करने वाले हैं, डेमोक्रेसी। यूनिट 1 के वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहां से चेक कर सकते हैं। तो देखिए, ये डेमोक्रेसी जो है ना, डेमोक्रेसी के बारे में आप सभी को पता ही होगा कि डेमोक्रेसी एक प्रकार का गवर्नमेंट है और सरकार है, और हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक प्रकार का शासन है, जहां पर शासन करने की जो अधिकार होता है ना, वो लोगों के पास होता है। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द पीपल रूल, मतलब जो पीपल होता है वही रूल करता है, और जहां पर क्या होता है, पावर जो होता है वो रेस्ट विद द पीपल, मतलब पीपल के पास ही पावर होता है। और जो रूल करते हैं ना पीपल, कैसे करते हैं, वो डायरेक्टली कर सकते हैं रूल थ्रू पर्सनल पार्टिसिपेशन, और इनडायरेक्टली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा भी रूल कर सकते हैं, इनडायरेक्टली जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, और डायरेक्टली पर्सनल पार्टिसिपेशन के द्वारा भी रूल कर सकते हैं। और इस प्रकार का जो गवर्नमेंट होता है उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। और आप सभी को ये भी बात पता होगा कि जो डेमोक्रेसी है ना, जो लिबरल डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं अब, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना। और डेमोक्रेसी की पॉपुलैरिटी हमें इससे भी पता चलता है कि 1992 में क्या हुआ था, 2500 ईयर्स, ओके, 2500 ईयर्स ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेट किया गया था ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया गया था कि डेमोक्रेसी की 2500 ईयर्स पूरे हुए, है ना। अगर हम कॉन्टेम्पोररी पॉलिटिक्स की बात करें तो कॉन्टेम्पोररी पॉलिटिक्स में भी डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा पॉपुलर और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड गवर्नमेंट सिस्टम है। कुछ रेडिकल इस्लामिस्ट और फेसिस्ट और नाजीज को छोड़कर दुनिया के सभी लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपनाना चाहता है और डिजायर करते हैं डेमोक्रेसी को। ओके, ये बैकग्राउंड समझ में आया। तो अब हम डेमोक्रेसी के मीनिंग और डेफिनेशन को देखने वाले हैं, और उसके बाद इवोल्यूशन, और हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी को देखने वाले हैं, कैसे डेमोक्रेसी इवॉल्व हुआ है। ओके, पर उससे पहले अगर आप यूजीसी नेट और CUET PG के प्रिपरेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो ऐसे विजिट कर सकते हैं। इधर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर यूजीसी नेट और CUET PG के प्रिपरेशन होता है, और इनमें से ही अगर आप हॉबेस 10 कूपन कोड को यूज करेंगे विदाउट स्पेस तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। देखिए, ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है और डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, ये बाकी सारे पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट की तरह वेस्ट में ही शुरू हुआ है। तो पहले वीडियोस में मैंने बताया ना कि जो पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन है ये वेस्ट का डिसिप्लिन है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में वो वेस्ट का ही होगा, मतलब वेस्ट से ओरिजिन हुआ होगा, और इसलिए डेमोक्रेसी भी वेस्ट से ही ओरिजिन हुआ है। तो द वर्ड डेमोक्रेसी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ओके, तो ग्रीक वर्ड से ओरिजिन हुआ है डेमोक्रेसी का, वो वर्ड है डेमोक्रेटिया। और जो ये डेमोक्रेटिया वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है। ये डेमोक्रेटिया वर्ड भी दो वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस एंड क्रेटोस से। और डेमोस का जो मतलब होता है वो होता है पीपल, और क्रेटोस का जो मतलब होता है वो होता है रूल और पावर। मतलब डेमोक्रेसी को अगर मतलब डेमोक्रेटिया और डेमोस और क्रेटोस को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है, डेमोक्रेसी का मतलब बनता है रूल बाय द पीपल, मतलब कि पीपल के द्वारा शासन और लोगों के और जनगण के द्वारा शासन। और ये जो रूल बाय द पीपल, रूल तो हर वक्त एक ही होता है, शासन होता है, पर पीपल का जो कॉन्सेप्ट है ना, बाय द पीपल, पीपल जो का जो कॉन्सेप्ट है ये एंशियंट टाइम में कुछ और होता था, और धीरे धीरे जो मॉडर्न टाइम आया, कॉन्टेम्पोररी टाइम आया, पीपल का कॉन्सेप्ट चेंज होता गया। और इसलिए पॉलिटिकल साइंस में जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है ना, मतलब डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी चेंज होते गया। जैसे जैसे पीपल का कॉन्सेप्ट चेंज होते गया,
डेमोक्रेसी का भी कॉन्सेप्ट चेंज होते गया। वो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। एंशियंट टाइम में डेमोक्रेसी का मतलब कुछ और होता था और मॉडर्न टाइम में डेमोक्रेसी का मतलब कुछ और हो गया है ना। तो डेमोक्रेसी के कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेमस डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन की। क्या है कि डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक प्रकार का गवर्नमेंट है। इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये सभी को याद ही होगा, है ना। ये डेफिनेशन को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद अगर हम जोसेफ शुम्पेटर की डेफिनेशन देखें, वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज दैट इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, वो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है जहां पर क्या होता है, इंडिविजुअल्स एक्वायर द पावर। मतलब कि दैट इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन व्हिच इंडिविजुअल्स एक्वायर द पावर, किस लिए? टू डिसाइड by means of a competitive struggle for the people's vote। ये शुम्पेटर की डेफिनेशन है। ओके, अगर हम जॉन लॉक की डेफिनेशन को देखें, जॉन लॉक भी सेम तरह की ही बात करते हैं कि डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द गवर्नड। गवर्न मतलब जिनको हम शासन करते हैं, जो शासित होते हैं उसको कहते हैं गवर्न। ओके, जो गवर्न होते हैं उनके कंसेंट के द्वारा। ओके, रॉबर्ट डल भी इसी तरह की कुछ बात ही करेंगे। डेमोक्रेसी इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट इज कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली रेस्पॉन्सिव टू ऑल इट्स सिटीजन्स। ओके, इसके सिटीजन्स के ऊपर रेस्पॉन्सिव होगा। ensuring their full participation in collective decision making। तो ये जो डेफिनेशंस है, इनमें से कुछ डेफिनेशंस को याद कर लेना एग्जाम के लिए। तो डेमोक्रेसी का मीनिंग हम देखें, डेमोक्रेसी कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड से आया, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द पीपल। और पीपल का कॉन्सेप्ट एंशिएंट टू मॉडर्न चेंज होते गया। कैसे चेंज हुआ वो अब अभी देखेंगे, और इसलिए डेमोक्रेसी का भी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे चेंज होता गया। ओके, और डेमोक्रेसी के कुछ डेफिनेशंस हम पढ़े। अब हम देखने वाले हैं, तो इधर डेमोक्रेसी के और एक डेफिनेशंस दिया हुआ है ब्राइस की, तो इसको भी देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी रियली मीन्स नथिंग मोर और लेस देन द रूल ऑफ द होल पीपल। मतलब होल पीपल की रूल होता है। ओके, एक्सप्रेसिंग देयर सोवरेन विल बाय देयर वोट्स। तो इसको भी देख लेना। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स दिया हुआ है डेमोक्रेसी के। क्या क्या फीचर्स है? पॉपुलर सोवरेनिटी की फीचर्स है, पॉलिटिकल इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, मेजोरिटी रूल विथ माइनॉरिटी राइट्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इन सभी चीज़ों के बारे में पता है ना, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पॉपुलर सोवरेनिटी मतलब कि जो सोवरेनिटी होता है, सोवरेनिटी मतलब कि सोवरेनिटी को कुछ सिंपल वे में समझते हैं कि इंडिपेंडेंटली डिसाइड करना। मतलब कि जो भी हम डिसाइड करना चाहते हैं, हम इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर सकते हैं, किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी के मतलब कि अनुमति के अलावा हम खुद ही डिसाइड करेंगे। तो सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट होता है ना, सोवरेन। जैसे इंडिया सोवरेन है, इंडिया जब कुछ डिसाइड करता है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स पे, तो उसके ऊपर यूएस कोई एडवाइस नहीं दे सकता, पाकिस्तान भी नहीं दे सकता, चाइना भी, कोई नहीं दे सकता। तो इंडिया सोवरेन होता ना। इसी तरह जो सोवरेनिटी होता है डेमोक्रेसी में, वो पॉपुलर होता है, पीपल के। द पीपल आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर होता है। ओके, और पॉलिटिकल इक्वलिटी मतलब सिटीजन्स, जो सभी सिटीजन्स इक्वल होंगे। रूल ऑफ लॉ का मतलब जो लॉ के हिसाब से सभी लोग इक्वल होंगे। लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल एंसरिंग जस्टिस। मतलब जब जस्टिस देना होगा तो सभी को इक्वली ट्रीट करेगा। ओके, लॉ मतलब आइन के आगे, मतलब लॉ के आगे सभी लोग इक्वल होंगे। मेजोरिटी रूल एंड विथ माइनॉरिटी राइट्स। मेजोरिटी रूल होगा मतलब कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे वही रूल करेगा, इनडायरेक्ट मतलब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में। पर वो माइनॉरिटी राइट्स को भी देखेंगे, है ना। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा। तो ये सारे डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स हैं, है ना। तो अब देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो जब एंशिएंट टाइम में
डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था वो मॉडर्न टाइम से थोड़ा डिफरेंट है ना, थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? पीपल के कॉन्सेप्ट से। ओके, जो मैंने कहा रूल बाय पीपल, ये जो पीपल है जो शासन करता है ना, जिन लोगों के पास राइट मतलब अधिकार होता है रूल करने का, वो जो पीपल होता था ना, वो एंशिएंट टाइम में कुछ और होते थे और मॉडर्न टाइम्स में कुछ और होता है। एंशिएंट टाइम्स पर सभी लोगों को रूल करने की अधिकार नहीं था, मतलब राइट्स नहीं था, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। कुछ लोग एक्सक्लूडेड होते थे, जैसे कि स्लेव्स, ओके, वीमेन एंड मेटिक्स। मेटिक्स मतलब क्या? जो लोग फॉरेनर्स होता था, उस मतलब हु लिव्ड एंड वर्कड इन द सिटी स्टेट्स, जो लोग उस सिटी स्टेट पर काम करते थे, उन लोगों के पास वोटिंग राइट्स नहीं होता था। स्लेव्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होता था। वीमेन के पास वोटिंग राइट्स नहीं होता था। ओल्ड जो लोग होते थे, बहुत एज्ड पर्सन होते थे, उन लोगों के पास वोटिंग राइट्स नहीं होता था एंशिएंट ग्रीक में। मतलब मैं एथेंस की बात कर रहा हूँ, है ना। तो एथेंस में डेमोक्रेसी होता था। तो उस टाइम पर ये लोगों के अधिकार नहीं होते थे, है ना। बट प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंटली अब क्या होता है कि डेमोक्रेसी में सभी के पास वोटिंग राइट होता है एक एज के बाद। जैसे इंडिया में 18 ईयर्स एबव, जब किसी का 18 ईयर हो गया है तो वो वोट कर सकता है ना। तो बस, बट एंशिएंट टाइम पर ऐसा नहीं होता था, इसलिए डिफरेंट है ऐसे। वो तो ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे इवॉल्व हुआ, मतलब कि हिस्ट्री क्या है डेमोक्रेसी की, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड को देखते हैं। तो हम हिस्ट्री को दो भाग में डिवाइड किया है, एक एंशिएंट डेमोक्रेसी, मतलब एंशिएंट टाइम पर डेमोक्रेसी कैसा था, और मॉडर्न टाइम पर, ओके, मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तो एंशिएंट टाइम के बात अगर करें तो जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो ग्रीक से आया है, ग्रीक में, है ना। तो वर्ड डेमोस एंड क्रेटोस से ओरिजिन हुआ है ना। उसका मतलब होता है रूल बाय द पीपल। और एथेंस को कहा जाता है कंसिडर द बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब जो डेमोक्रेसी है वो एथेंस में जन्म हुआ है और शुरू हुआ है 5th सेंचुरी BCE के टाइम पर। ओके, और जो एथेंस में जो डेमोक्रेसी होता था, मतलब में एंशिएंट टाइम पर जो डेमोक्रेसी होता था, जो ग्रीक सिटी स्टेट्स पर फॉलो होता था, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता था। डायरेक्ट मतलब सिटीजन्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते थे, है ना। जो सिटीजन्स का कॉन्सेप्ट था, सिटीजन्स मतलब जो लोग वोट दे सकते हैं, जिन लोगों के पास मतलब राइट्स होता था, उनमें वीमेन नहीं आते थे। वीमेन, स्लेव्स, फॉरेनर्स, ये सब एक्सक्लूडेड होते थे। तो जो सिटीजन्स होते थे ना, वो पार्टिसिपेट करते थे डायरेक्टली, किसमें? डिसीजन मेकिंग में। पॉलिटिक्स मतलब क्या? पॉलिटिक्स एक प्रकार का डिसीजन मेकिंग होता है ना। तो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे एंशिएंट टाइम में। और जो एथेनियन मतलब एथेनियन जो असेंबली होता था, मतलब जब लोग एक साथ आके डिसीजन लेते थे, वो 300 डेज ए ईयर, ओके, वो लोग मिलते थे 300 डेज ए ईयर में, मतलब एक साल में 300 टाइम्स मिलते थे। एंड सिटीजन्स वेयर चूजन बाय लॉटरी टू सर्व इन गवर्नमेंट पोजीशंस, और लॉटरी के माध्यम से चूज होते थे। ओके, हाउएवर डिस्पाइट इट्स सक्सेस, जो एथेनियन डेमोक्रेसी हो ना, उसको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी फेस करना होता था। कौन कौन चैलेंज करते थे? जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे, जनरल्स होते थे, जो डेमागोग्स होते थे, वो लोग चैलेंज करते थे डेमोक्रेसी को, है ना। तो ये एंशिएंट टाइम पर ये डेमोक्रेसी फॉलो होता था। तो अगर हम एंशिएंट टाइम का डेमोक्रेसी की बात करें, एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था? डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता था। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे डिसीजन मेकिंग में। ओके, और सेकंड जो फीचर्स है, वो जो एंशिएंट टाइम का जो डेमोक्रेसी होता था, उनमें जो पीपल होते थे ना, रूल बाय पीपल, जो पीपल्स होते थे, सिटीजन्स होते थे, सभी लोग नहीं होते थे। मतलब कि स्लेव्स एक्सक्लूडेड होते थे, और जो वीमेन होते थे एक्सक्लूडेड होते थे। कुछ कुछ जगह पर ओल्ड जो पर्सन्स होते थे, वो लोग एक्सक्लूडेड होते थे, और कुछ और जो फॉरेनर्स होते थे वो एक्सक्लूडेड होते थे। अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें, तो मॉडर्न टाइम्स में डेमोक्रेसी धीरे 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 इवॉल्व होता गया। कब से? और देखिए, जो मॉडर्न टाइम्स का डेमोक्रेसी इवॉल्व कैसे हुआ, जैसे ही सोसाइटल चेंजेस हुआ, है ना, जैसे आइडियोलॉजिकल चेंजेस हुआ, जैसे रिवॉल्यूशंस हुआ, उस टाइम उसकी वजह से चेंजेस होता गया। ओके, आइडियोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से ऐसा हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट कुछ रिवॉल्यूशंस के बारे में तो आपको पता ही होगा,
जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था ना, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस इन ब्रिटेन, फ्रांस एंड अमेरिका, इन सब चीज़ों ने डेमोक्रेसी को मॉडर्न टाइम्स में डेवलप होने में हेल्प किया। कैसे किया? तो पहले ब्रिटिश इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी को देखते हैं। तो देखिए, जो ब्रिटेन को कहा जाता है द फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी। ओके, तो ब्रिटेन इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी, किस लिए? ड्यू टू द ट्रांजिशन फ्रॉम मोनार्की टू पार्लियामेंट्री रूल। तो ब्रिटेन में जब सिविल वॉर हुआ मतलब 1640s के टाइम, जब सिविल वॉर हुआ, सिविल वॉर के बाद क्या हुआ, जो रॉयल एब्सोल्यूटिज्म हो रहा था और रॉयल एब्सोल्यूटिज्म खत्म हो गया, और जो पावर था ना वो किसके हाथ चला गया? पावर शिफ्टेड किसके? पार्लियामेंट के ऊपर। तो पावर रॉयल जो फैमिली था वो रॉयल एब्सोल्यूटिज्म था, रॉयल फैमिली से क्या हो गया? वो पार्लियामेंट पर चला गया, और पार्लियामेंट पे 2 हाउसेस होते हैं, और जो हाउस ऑफ कॉमन होता था उसको बहुत ज़्यादा मतलब पावर मिल गया, है ना। हाउस ऑफ कॉमन्स में कौन रहते थे? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। वो अगेन मोर इन्फ्लुएंस थ्रू सफ्रेज, मतलब वोटिंग राइट से। ओके, वाज इनिशियली लिमिटेड टू प्रॉपर्टी ओनर्स, बट इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है। जो ब्रिटेन में जो डेमोक्रेसी आया उसमें जो वोट देने की अधिकार था, मतलब सफ्रेज जो था, वोटिंग राइट था, वो कुछ लिमिटेड सिटीजन्स को ही मिलता था, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी होता था। प्रॉपर्टी ओनर्स को ही सिटीजन्स माना जाता था, क्योंकि वो लोग ही वोट कर सकते थे। बट यूनिवर्सल जो एडल्ट फ्रेंचाइज होता है वो बहुत ही बाद में आया, है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब कि एक रिफॉर्म्स आया, रिफॉर्म्स एक्ट 1832, उसमें क्या वोटिंग राइट्स थोड़ा एक्सपेंडेड हुआ, थोड़ा बड़ा, कुछ लोगों को वोटिंग राइट्स दिया गया। बाद में 1948 में ब्रिटेन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आया। ओके, और उसमें कहा गया कि 1 पर्सन 1 वोट, और इसी तरह से ब्रिटेन में डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट हुआ। तो कैसे हुआ? तो ब्रिटेन में जब सिविल वॉर हुआ, उसके बाद क्या हुआ, पावर जो था वो रॉयल फैमिली से पार्लियामेंट पर शिफ्ट हो गया, और इसलिए कहा जाता है ब्रिटेन को फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी। बट ब्रिटेन में जो डेमोक्रेसी था उस टाइम पर वो आज की तरह नहीं था, क्योंकि जो उधर सिटीजन्स होता था, मतलब कि जो वोट देने की अधिकार होता था, वो सभी को नहीं मिलते थे। जो प्रॉपर्टी ओनर्स होते थे उन लोगों को मिलते थे, है ना। बाद में यूनिवर्सल जो एडल्ट फ्रेंचाइज आया 1948 के बाद आया, है ना। अब अगर फ्रेंच की बात करें, फ्रांस की बात करें, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड डेमोक्रेटिक आइडियल्स। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा फ्रांस में मतलब वोटिंग राइट्स आया, है ना, डेमोक्रेसी डेवलप हुआ। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 में। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज ए टर्निंग पॉइंट फॉर डेमोक्रेसी, है ना, फ्रांस में, जिसमें कहा गया था 3 मेजर जो मतलब थीम था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, जो कॉल कह सकते हैं, वो था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये जो 3 लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये डेमोक्रेसी का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है ना। तो वहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में डेमोक्रेसी की डेवलप हुआ। तो उधर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स की बात हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। उसके बाद कुछ राइट्स की मांग होने लगी, कि फ्रीडम की बात हुआ, इक्वालिटी की बात हुआ, सॉवरेनिटी की बात होने लगी, है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। यूनिवर्सल मेल सफ्रेज वाज ग्रांटेड बट इट वाज लेटर रेस्ट्रिक्टेड। बट इनिशियली जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं, फीमेल के लिए एक्सेप्ट नहीं हुआ था। बाद में क्या हुआ, मतलब कि रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, सभी लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया। बाद में यूनिवर्सल मेल सफ्रेज आया कब? 1848 में, एंड वीमेन सफ्रेज आया 1946। मतलब कि फ्रांस में भी 1946 में वीमेन को वोटिंग राइट्स मिला। उसके बाद ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आ गया, मतलब मेल फीमेल सभी लोग एक एज के बाद वोट दे सकते हैं, मतलब 1946 के बाद, है ना। तो जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पहले ही नहीं आ गया था फ्रांस में, पहले ही ब्रिटेन में नहीं आया, धीरे धीरे डेवलप हुआ। इसी तरह से अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स को बात करें, मतलब अमेरिका की बात करें, जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, मतलब कि जब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ 1776 में, तब अमेरिका में भी डेमोक्रेसी आया। और जो अमेरिका में जो डेमोक्रेसी आया उसको कहते हैं
द फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, जो अमेरिका का जो गवर्नमेंट आया 1776 में अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद और जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, तब जो गवर्नमेंट आया अमेरिका में उसको कहा जाता है फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना। तो उसके बाद अमेरिका में भी सेम हिस्ट्री हो गया कि उधर भी सभी को वोटिंग राइट्स नहीं मिला, पर कुछ कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है अमेरिका में, जिसके कारण अमेरिका को फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा गया। कैसे? तो क्या हुआ अमेरिका में, क्या हुआ कि जो पावर होता है वो पावर क्या हुआ, डिवाइडेड हो गया। पावर डिवाइडेड हो गया 3 पार्ट्स में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। इन तीनों पार्ट में पावर डिवाइडेड हो गया। जब पावर डिवाइडेड हो गया तब चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया। तो ये डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, और इसलिए मतलब कि डेमोक्रेसी को, मतलब अमेरिका को फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा गया। हाउएवर डेमोक्रेसी वाज इनिशियली रेस्ट्रिक्टेड टू व्हाइट मैन, मतलब कि जो अमेरिका है, अमेरिका में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ कि जो व्हाइट मैन है उनको ही वोटिंग राइट्स दिया जाएगा, ब्लैक्स को, ब्लैक्स अमेरिकन को, इंडिजिनस पीपल को, वीमेन को बहुत बाद में मिला, है ना। तो जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है वो 20th सेंचुरी में मिला सभी को वोटिंग राइट्स, पता है ना। तो अमेरिका में भी जो थोड़ा बहुत फीचर्स तो आ गया डेमोक्रेसी का, बट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 20th सेंचुरी के बाद मिला, है ना। तो हम कह सकते हैं जो 20th सेंचुरी है, 19th और 20th, लेट 19th और 20th सेंचुरी, उसके बाद जो मॉडर्न जो डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व हुआ है ना। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में तो क्या है सब मतलब कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस प्राप्त किया और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, उसी वक्त ही यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज और यूनिवर्सल मतलब वोटिंग राइट मिल गया था, है ना। अगर 20th सेंचुरी में देखें, जो डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडेड होने लगा। बहुत सारे जो स्टेट्स है वो इंडिपेंडेंस को गेन करने लगे, और इसलिए इंक्लूसिवनेस बढ़ने लगा, है ना, एक्सपेंशन हो गया। तो ये जो डेमोक्रेसी धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है, इसको वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन कहा गया। और वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन को जो 20th सेंचुरी के बाद हुआ और 19th सेंचुरी के बाद हुआ, उसको हम 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। तो फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन हुआ कब, 19th सेंचुरी टू अर्ली 20th सेंचुरी में, जब क्या हुआ कि जो यूरोप की कुछ कंट्री, नॉर्थ अमेरिका के कुछ कंट्री डेमोक्रेसी बने, है ना। और सेकेंड वेव कब हुआ डेमोक्रेटाइजेशन की, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ उसके बाद डेमोक्रेटाइजेशन फिर से शुरू हुआ। कुछ स्टेट्स डेमोक्रेटिक स्टेट बने, जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, है ना, यूरोप के कुछ कंट्रीज डेमोक्रेसी बने। और जो थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन हुआ वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन हुआ। उस टाइम पर भी कुछ स्टेट्स डेमोक्रेसी बने, जैसे कि जर्मनी, इटली, और हमारे जो इंडिया है ना, इंडिया भी तो उसी टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही डेमोक्रेटिक नेशन बना, है ना। और जो फोर्थ वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन है ना, वो 21st सेंचुरी के जो कुछ चैलेंजेस और चेंजेस आए उसके बाद हुआ, है ना। फोर्थ वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन में जो पोस्ट कम्युनिस्ट ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है वो डेमोक्रेटिक नेशंस बने। तो ये डेमोक्रेसी की जो इवोल्यूशन और हिस्ट्री है उसको हमने देखा कि पहले एंशिएंट टाइम में डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट कुछ और था, फिर धीरे धीरे इवोल्व होते होते अब जो है वो और हो गया है, मतलब कुछ और हो गया है। कैसे? एंशिएंट टाइम पर डेमोक्रेसी में वोटिंग राइट्स कुछ ही लोगों के ऊपर सीमित था, और मॉडर्न टाइम्स में सभी लोगों को वोटिंग राइट्स मिल गया एक पर्टिकुलर एज के बाद। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे की टॉपिक्स मतलब कि कॉन्सेप्ट्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्टली, अगर आप नोट्स चाहते हैं लेक्चर के और सेमिस्टर के, तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं, पढ़ो तो ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे।